तो दोस्तों तैयार हो जाओ बाल्टी भर के रोने के लिए। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी को लेकर आया हूँ। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो सबकी थी लेकिन उसका कोई न हो सका। दोस्तों इस कहानी को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और हार्ट ब्रेकिंग है। ऐसी कहानी शायद ही आपने कभी सुनी होगी। तो कहानी की शुरुआत में हम फुतुबा नाम के एक औरत को देखते हैं जो सबकी हो गई लेकिन उसका कोई ना हो सका, जो जापान के एक छोटे से शहर में अपनी 16 साल की बेटी अजामी के साथ रहती थी। फुतुबा एक सिंपल सी पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लविंग मॉम थी, बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। उसके जिंदगी का एक ही मकसद था अपनी बेटी अजामी का ख्याल रखना। वो हर रोज अपनी बेटी के लिए सुबह सवेरे उठती थी, उसके लिए टिफिन बनाती, उसके बाल बनाती और उसे स्कूल के लिए रेडी करती। फिर उसे हर छोटी बड़ी चीज बड़े ही प्यार से समझाती। ये सब अजामी के लिए नॉर्मल था, लेकिन कभी कभी अपने माँ के ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से वो भी इरिटेट हो जाती थी। लेकिन अंदर ही अंदर अजामी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि आज सुबह अजामी अपने स्कूल के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर रही थी, पर उसे आज का ब्रेकफास्ट कुछ खास पसंद नहीं आता। इसलिए वो अपनी मॉम से कहती है कि ये ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी माँ उतना ध्यान नहीं देती। फिर वो कहती है चलो मैं साइकिल से तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। मगर वो मना कर देती है कि नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। दरअसल अजामी को लगता था कि वो अगर अपनी माँ के साथ साइकिल से स्कूल जाएगी तो बाकी के बच्चे उसे साइकिल पर देखने के बाद उसे गरीब समझेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। इसके बाद अजामी पैदल ही स्कूल चली जाती है। वो स्कूल में ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, वो थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, जिस वजह से स्कूल की कुछ लड़कियां उसे वीक समझकर बुली करती और अजामी को ये सब चुपचाप सहना पड़ता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने अपने लिए स्टैंड लिया या फिर कंप्लेन की तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन जब भी अजामी को किसी चीज से परेशानी होती तो वो अपनी मॉम की दी हुई रुमाल को स्मेल करती। इससे उसे ऐसा लगता कि जैसे वो सेफ है और उसकी मॉम उसके साथ है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अजामी की ड्राइंग को देखकर आर्ट क्लास के टीचर उसकी ड्राइंग स्किल की खूब तारीफ करते हैं और बाकी के स्टूडेंट्स उससे सीखने को कहते हैं। लेकिन कुछ लड़कियों से अजामी की तारीफ सुनी नहीं जाती, वो चिढ़ जाती है और आर्ट क्लास में ही उसे बुली करने लगती है। वो उसका पेंट खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अजामी अपने कलर्स को बचाने लगती है तो कलर उन लड़कियों के ऊपर ही गिर जाता है, जिसके बाद टीचर फुतुबा को कॉल करती है। दूसरी तरफ फुतुबा को जब स्कूल से कॉल आता है तो वो बेकरी में काम कर रही थी, लेकिन अजामी के स्कूल से कॉल आया था, इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर स्कूल भागती है। वो जब स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि अजामी मेडिकल रूम में है और उसके पूरे बॉडी पर ऊपर से नीचे तक पेंट फैला हुआ था। फुतुबा अजामी से इसके बारे में पूछती है कि ये किसने किया, तो वो कहती है कि ये उसकी गलती से हो गया। लेकिन फुतुबा तो उसकी माँ थी, वो समझ जाती है, इसीलिए वो उसे समझाती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा, तुम्हें अपने लिए लड़ना आना चाहिए। फिर टीचर फुतुबा से पूछती है कि घर पर आपका आपकी बेटी के साथ रिलेशन कैसा है। वो बताती है कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त की तरह है। इसके बाद टीचर पूछती है कि पापा के साथ, तो फुतुबा थोड़ा घबरा जाती है और कहती है अजामी के डैड कजूरो 1 साल पहले बिना कुछ बताए घर छोड़कर कहीं चले गए। वैसे फुतुबा कजूरो के लिए परेशान तो रहती थी, लेकिन वो कभी भी अजामी के सामने अपनी तकलीफ जाहिर नहीं होने देती। वो हर दुख परेशानी अपनी मुस्कान के पीछे छुपा लेती ताकि बस उसकी बेटी खुश रह सके। फिर एक दिन फुतुबा अपना काम कर रही थी, तभी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गई, जिसके बाद उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो फुतुबा बताती है कि पिछले कुछ दिनों से मैं काफी कमजोर महसूस कर रही हूँ, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। फुतुबा की ये बात सुनकर डॉक्टर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो उसे टेस्ट करवाने को कहते हैं, लेकिन जब टेस्ट का रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर उसे बहुत बड़ा झटका देते हैं
वो फुतुबा को बताते हैं कि उसे स्टेज 4 का कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है और अब वो बहुत जल्द मरने वाली है। ये सुनते ही उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाता है। वो घबरा तो गई थी लेकिन रोती नहीं। फिर वो अपने आप को संभालती है और अपनी बेटी के बारे में सोचती है। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि उसके पास अब जितना भी टाइम बचा है वो उसे अच्छे से जिएगी और अपनी बेटी के साथ कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाएगी, उसके फ्यूचर को सिक्योर करेगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब मरने से पहले वो अपनी फैमिली को दोबारा से कंप्लीट करना चाहती थी, यानी कि अपने हस्बैंड को ढूंढना चाहती थी। इसके लिए वो सबसे पहले एक प्राइवेट डिटेक्टिव के पास जाती है और उसे अपने हस्बैंड को ढूंढने का काम सौंप देती है। फिर वो डिटेक्टिव थोड़ा बहुत छानबीन करके उसके हस्बैंड कजूरो का एड्रेस उसे दे देता है। इसके बाद फुतुबा अपने घर जाती है और फिर अजामी के साथ क्रैब खाती है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हर साल आज के दिन कोई उन्हें क्रैब भिजवाता था। अब अगले दिन फुतुबा उस डिटेक्टिव के दिए हुए एड्रेस पर कजूरो से मिलने के लिए जाती है। वो वहीं था। फुतुबा उसे देखते ही उसकी कुटाई शुरू कर देती है। फिर वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बताती है। इसके बाद कजूरो उसे बताता है कि उसने उसे छोड़कर किसी और से शादी की थी, उससे उसे एक बेटी भी हुई, लेकिन फिर उसकी दूसरी बीवी उसे और उसकी बेटी को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। ये सुनकर फुतुबा को और गुस्सा आता है, लेकिन फिर छोटी सी बच्ची को देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो सोचती है कि इन सब में इस मासूम का क्या कसूर। अब अगले सीन में अजामी अपने डैड को अपने घर पर देखकर बहुत खुश होती है। फुतुबा ने उसे माफ कर दिया था और उसे वापस घर ले आई, लेकिन अजामी जब कजूरो के साथ आइको को देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके डैड ऐसा भी कुछ कर सकते हैं और अब वो भी समझ चुकी थी कि उसके डैड उन्हें छोड़कर क्यों गए थे। खैर वो भी अपने डैड को माफ कर देती है और फिर रात को चारों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के एक साथ रहने की वजह से घर खर्च चलना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए फुतुबा अपने पुराने बाथ हाउस बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करने का सोचती है, जो उसका सपना था। वो चाहती थी कि कजूरो वहाँ काम करे, जिससे उसे थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो। फिर चारों मिलकर काम शुरू करते हैं। बाथ हाउस को चमकाया जाता है। इसके बाद पूरे शहर में उनके बाथ हाउस का टेम्पलेट बांटा जाता है कि बाथ हाउस दोबारा से खुल चुका है। लोग भी उनके बाथ हाउस में वापस आने लगते हैं। फिर एक दिन रात को डिनर के बाद फुतुबा के हाथ से बर्तन गिर जाता है, जिससे हमें साफ समझ जाता है कि फुतुबा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। इसके बाद कजूरो से डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर कजूरो को समझाते हैं कि फुतुबा की हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है, अब उसका ठीक होना पॉसिबल नहीं, अब तो शायद कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि इतना स्ट्रेस और थकान जो कजूरो की वजह से फुतुबा के लाइफ में आई, वह इस बीमारी का मेन रीजन है। ये सुनकर कजूरो को बहुत गिल्टी फील होता है। अब अगले सीन में कजूरो फुतुबा से कहता है कि क्यों ना हम टोक्यो के किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज कराए, लेकिन फुतुबा मना कर देती है। कहती है कि अब किसी भी इलाज का कोई मतलब नहीं, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए अब जितना भी वक्त बचा है उसे मैं अपने परिवार के साथ शांति से जीना चाहती हूँ और अच्छी मेमोरीज बनाना चाहती हूँ, ताकि मुझे कभी कोई रिग्रेट ना रहे। दूसरी तरफ स्कूल में अजामी की यूनिफॉर्म गुम हो गई थी, जिस वजह से वो बहुत हर्ट होती है। अब अगले दिन वो स्कूल में हुए ड्रेस वाले इंसिडेंट के बाद स्कूल जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फुतुबा उसे समझाती है कि यूनिफॉर्म हो या ना हो उसे स्कूल जाना चाहिए। अगर वो ऐसे ही हार मान लेगी तो वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसे खुद के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना ये दुनिया उसे हमेशा नीचे दिखाते रहेगी। लेकिन इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। फुतुबा उसे समझाती है कि तुम्हें लोगों का सामना करना सीखना होगा, तुम ऐसे नहीं भाग सकती। लेकिन अजामी रोने लगती है और कहती है कि माँ, मैं आपके इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। जिस पर फुतुबा कहती है कि अरे पगली, तुम तो मेरी बेटी हो ना, तो तुम स्ट्रॉन्ग कैसे नहीं हुई। इसके थोड़ी देर के बाद कजूरो आकर फुतुबा को बताता है कि अजामी उसके समझाने के बाद भी स्पोर्ट ड्रेस पहनकर स्कूल नहीं गई, जिसके बाद उसे टेंशन हो जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके मरने के बाद अजामी का क्या होगा। फिर उसे याद आता है कि अजामी
अजामी ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, इसीलिए वो कजूरो से कहती है कि तुम जाकर उसे मिल्क बोतल दे दो, नहीं तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां आज अजामी स्कूल गई थी, लेकिन वो लड़कियां आज फिर से उसे बुली करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अजामी को अपनी माँ की बातें याद आती है। वो अपना यूनिफॉर्म उतार देती है और प्रोटेस्ट करने लगती है कि जिसने भी मेरा यूनिफॉर्म चुराया है वापस करो, क्योंकि उसे पता था कि ये सब उन बुली गैंग का ही काम है। बहुत प्रेशर में आकर उससे उल्टियाँ भी होने लगती है। इसके बाद जब वो नर्स रूम में जाती है तो वहाँ उसका यूनिफॉर्म पहले से रखा हुआ था। फिर शाम को जब वो अपने घर लौटती है तो उसकी माँ उसका वेट कर रही थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कजूरो की बेटी आयको के पास एक सीक्रेट बॉक्स था। उसी शाम फतूबा जब टॉयलेट साफ करके थक गई थी तो वो देखती है कि आयको रजिस्टर से पैसे निकाल रही है। वो ये बात कजूरो को भी बता देती है। फिर वो आयको की चीजें चेक करती है तो उसे वो सीक्रेट बॉक्स मिल जाता है, जो एक्चुअली एक पिगी बैंक होता है, और उसमें उसकी माँ का लिखा हुआ एक लेटर भी था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि उसकी माँ को लगता है कि उसके पापा उसका ध्यान रख लेंगे और वो उसे उसके अगले बर्थडे पर लेने के लिए वापस आएगी। अब अगले दिन आयको कहीं गायब हो जाती है। तभी कजूरो को याद आता है कि आज आयको का बर्थडे है, जिसके बाद सभी को लगने लगता है कि कहीं उसकी माँ उसे चुरा कर वापस तो नहीं ले गई। सभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। फतूबा और अजूमी उसे ढूंढने के लिए सब स्टेशन पर जाते हैं और लकली वो उसे वहाँ मिल जाती है। पहले तो फतूबा उसे थोड़ा डांटती है, पर फिर तुरंत उसे प्यार से संभाल लेती है और उसे घर ले आती है। अब अगले सीन में बात हाउस पर कजूरो फतूबा से पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है, पर ये बात फतूबा को गुस्सा दिला देता है, क्योंकि करना तो कजूरो को चाहिए था। फिर फतूबा उसे याद दिलाती है कि वो कितना बुरा हस्बैंड और फादर रहा है। इसके बाद फतूबा उसे प्रॉमिस करवाती है कि उसके मरने के बाद वो सब ठीक से संभाल लेगा। इसके बाद फतूबा डिसाइड करती है कि वो अजूमी और आयको तीनों मिलकर ट्रिप पर जाएंगे और बिजनेस कजूरो संभालेगा। ये सुनते ही लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अब अगले सीन में वो तीनों ट्रिप के लिए निकल चुके थे। रास्ते में उन्हें 24 साल का एक लड़का मिलता है जिसका नाम था तकुमी मकाई। वो उनसे लिफ्ट मांगता है। वो कार में बैठकर बोलता है उसे रेड कार पसंद है और वो उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन फतूबा को उस पर डाउट हो रहा था, इसीलिए वो उसे सच बताने को कहती है। तो तकामी बताता है कि उसके घर का माहौल ठीक नहीं था, इसीलिए वो घर छोड़कर भाग आया। फिर फतूबा उसे हक करके कहती है कि उसका गोल नॉर्दर्न लैंड की तरफ जाने का होना चाहिए, जहां वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकता है। ये सुन के वो इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं अपना गोल पूरा करके आपसे वापस मिलने जरूर आऊंगा। अब अगले दिन वो सभी समंदर के पास पहुंच चुके थे और माउंट फूजी का व्यू एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां एक डीप वेट्रेस उन्हें सर्व करती है। उन लोगों ने स्पाइडर क्रैब ऑर्डर किया था। फिर जब बिल पे करने का टाइम आता है तो अचानक फतूबा उस वेट्रेस को थप्पड़ मार देती है और वहाँ से बाहर चली आती है। वहाँ से लौटते वक्त अजामी जब फतूबा से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो फतूबा बताती है कि वो जो वेट्रेस थी वो एक नंबर की चुड़ैल औरत थी। ये वही औरत है जो उन्हें हर साल क्रैब भेजा करती थी। फिर फतूबा उसे ये भी बताती है कि कुजूरो पहले किमी यानी कि उस औरत का हस्बैंड हुआ करता था और फतूबा उसकी दूसरी पत्नी है। मतलब कि इस कुजूरो ने 3 लोगों के साथ गेम किया हुआ था। फिर जब अजामी पूछती है कि उनकी शादी कब हुई तो फतूबा बताती है 15 साल पहले। लेकिन अजामी को एहसास होता है कि ये तो उसकी एज से मैच नहीं खाता, इसीलिए वो फतूबा से सब सच बताने को कहती है। फिर फतूबा उसे बताती है कि किमी ने उसे बस 19 साल की उम्र में पैदा किया था, लेकिन 15 साल पहले उसे छोड़कर भाग गई। इसके बाद वो अजामी से कहती है कि वो जाकर किमी को बता दे कि वो उसकी ही बेटी है, लेकिन अजामी मना करती है तो फतूबा जबरदस्ती करती है। कहती है कि तुम्हें बताना ही होगा,
तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें हिम्मत दिखाना होगा। इसके बाद वो उसे वहीं छोड़ देती है और जाने से पहले कहती है कि तुम जाकर बात करो, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगी। लेकिन किमी जब उसे बाहर अकेले देखती है तो वो बाहर आती है और एक बोर्ड पर लिखकर उससे पूछती है कि तुम अजामी हो ना। वो हाँ कहती है और साइन लैंग्वेज में उससे बात करती है। किमी पूछती है कि तुम्हें साइन लैंग्वेज कैसे आता है, तो वो बताती है माँ ने कहा था ये फ्यूचर में मेरे काम आएगा। मतलब कि फुतुबा उससे पहले से उसके माँ के पास भेजने के लिए ट्रेन कर रही थी। शायद उसे अपनी मौत का पता बहुत पहले लग गया हो। दूसरी तरफ फुतुबा एको को लेकर एक्वेरियम गई थी, जहां उसके मन को थोड़ी तसल्ली मिल रही थी कि किमी अभी यंग है तो अब उसके मरने के बाद वो अजामी का ख्याल रख लेगी। फिर फुतुबा प्यार से एको का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम जाकर अजामी को ले आओ। लेकिन जब एको और फुतुबा वापस आते हैं तो देखते हैं कि फुतुबा जमीन पर गिरी पड़ी थी। अब अगले सीन में फुतुबा हॉस्पिटल में होती है। कजूरो वहाँ आता है तो उसे वहाँ किमी भी मिलती है। फिर थोड़े दिन के बाद फुतुबा व्हीलचेयर पर आ चुकी थी। अजामी और एको से बाहर ले जाते हैं। फिर फुतुबा अजामी से पूछती है कि तुम किमी से बातचीत कर रही हो ना, तो वो बताती है कि वो रोज मुझे लेटर लिखती है और नेक्स्ट वीक मिलने के लिए आ रही है। फिर फुतुबा बताती है कि मैं अब अपने सपने में अपनी माँ को देखने लगी हूँ, वो जन्नत में मेरा इंतजार कर रही है। फिर अगले दिन अजुमा फुतुबा को एक वुडन पिरामिड गिफ्ट करती है जो उसे कजूरो ने दिया था, क्योंकि वो उसे हनीमून पर इजिप्ट ले जाना चाहता था। फिर एक दिन डिटेक्टिव टाकामोटो अपनी छोटी बेटी के साथ आता है और फुतुबा को लाल फूल देता है। फिर वो बताता है कि फुतुबा की माँ अभी भी जिंदा है और वो टोक्यो में रहती है। जिसके बाद फुतुबा अपनी मॉम से मिलने के लिए टोक्यो चली जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे मिलने से मना कर देती है क्योंकि वो उससे नफरत करती थी। लेकिन फुतुबा फिर भी दूर से अपनी माँ बहन और उनके बच्चों को देखकर खुश होती है, लेकिन फिर टूट जाती है और गुस्से में एक शो पीस घर के अंदर फेंक देती है, जिससे शीशा टूट जाता है। जिसके बाद डिटेक्टिव उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। काश फुतुबा के अपने परिवार को यह एहसास होता कि इस वक्त उसे उनकी कितनी जरूरत है। अब अगले दिन हॉस्पिटल विजिट से पहले अजामी ट्रीटमेंट के दौरान अपनी माँ की चीखें सुनकर वहाँ से भाग जाती है। फिर एक दिन वो घर के बाहर टकुमी से मिलती है, जो नॉर्थ के 75 ट्रिप कंप्लीट करके वापस आ चुका था। उसी वक्त किमी भी मिलने के लिए आती है। फिर अजामी सबको फुतुबा की कंडीशन के बारे में बताती है। हॉस्पिटल में फुतुबा को मैसेज मिलता है कि वो बालकनी से बाहर देखे। जब वो देखती है तो वहाँ सब पिरामिड बनाकर खड़े होते हैं। तकुमी बोलता है कि उसने अपना गोल पूरा कर लिया है और अब बाथ हाउस में काम करेगा। कजूरो कहता है सब कुछ वो संभाल लेगा, लेकिन अब उन सब का इतना प्यार देखकर फुतुबा टूट जाती है और कहती है अब वो मरना नहीं चाहती। अब हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां बाथ हाउस अब अच्छे से चलने लगा था, लेकिन फुतुबा दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। फिर कुछ टाइम बाद बाथ हाउस फुतुबा के फ्यूनरल के लिए सजाया जाता है, जहां लोग उसे आखिरी बार अलविदा कहने के लिए आए थे। आखिर में फुतुबा की डेथ के बाद बाथ हाउस के चिमनी से लाल धुआं निकलता है, जो उसका फेवरेट कलर था, जैसे वो कह रही हो कि वो अभी उनके साथ है। फुतुबा की कहानी असल में काफी ज्यादा ट्रेजिक थी। उसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जिया, बिना शिकायत किए, बिना थके, चाहे उसकी अपनी माँ ने उसे छोड़ दिया हो। फिर भी उसने अपनी बेटी अजामी को कभी कमजोर महसूस नहीं होने दिया, जिसे उसने कभी पैदा भी नहीं किया था। उसने अजामी को ये भी सिखाया कि डर से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना ही असली ताकत होता है। उसकी हर बात, हर डांट के पीछे सिर्फ एक ही चाहत थी, उसकी बेटी अजामी स्ट्रॉन्ग बने और लाइफ को हिम्मत से जीना सीखे। फुतुबा जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करती थी वही उसे सबसे ज्यादा तोड़ गया, यानी कि कजूरो। उसने न सिर्फ उसका साथ नहीं छोड़ा बल्कि उसे धोखा भी दिया। कजूरो ने अपनी पहली वाइफ यानी कि किमी को छुपाकर अपनी गलतियों से उसकी जिंदगी को और भारी बना दिया। फुतुबा जानती थी कि वो परफेक्ट वाइफ नहीं है, फिर भी उसने अपनी फैमिली को जोड़ने के लिए सब कुछ सहा। लेकिन उसके दिल को तब और गहरा जख्म लगता है जब उसे पता चलता है कि कजूरो को एक दूसरी बेटी भी है। फिर भी उसने कभी उसे अलग महसूस नहीं कराया। अजामी के लिए वो सिर्फ माँ नहीं बल्कि उसकी हिम्मत और एक पूरी दुनिया थी।
उसने हर दर्द भूलकर उसे बड़ा किया था, उसकी हर कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। फुतुबा ने ये सब करके ये साबित कर दिया कि माँ होना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता, बल्कि हर दिन अपना दिल देने से होता है। तो दोस्तों, ये प्यारी सी स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो इन स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।